प्रथम कविता जिसका नाम है उत्साह, वो किस शैली में लिखी गई है? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह कहां तक सार्थक है। अभी बोल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इनकी कविताओं में प्रवाहमयता और अलंकार योजना अच्छी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। ये दोनों ही कविता है जिनके लेखक हैं, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग 4 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। विषय वस्तु पर बात करेंगे, यानी कि हम कंटेंट देखेंगे, कविता किस पर आधारित है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, हम बीच बीच में बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे, यानी कि जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, तो उनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न को आपको सुनना है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, जैसा कि आप जानते हैं पेपर में आते हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। उनकी भाषा कैसी है, किस प्रकार से उनको बनाया गया है और उनके उत्तर किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा, विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें से हम समझेंगे कि भाषा कैसी होती है, सरल और सटीक भाषा कैसे बनाई जाती है और प्रभावशाली भाषा को बना करके हम अधिक से अधिक अंक कैसे ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, उत्साह कविता और अट नहीं रही है, दोनों ही कविता का विश्लेषण। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पाठ प्रवेश की। जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा हमें किसी भी कविता या कहानी के विषय में पढ़ने से पहले उसका पाठ प्रवेश अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाठ प्रवेश हमें बताता है कि कंटेंट क्या है, यानी कि वो किस उद्देश्य के साथ लिखी गई कविता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है, उसके बारे में हमें सटीक जानकारी मिलती है। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ प्रवेश। उत्साह कविता, सबसे पहली कविता मैंने ली है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है, जो कि एक आह्वान है। आह्वान यानी कि बुलावा है, बुलाया जा रहा है। इसमें किसको बुलाया जा रहा है, आगे देखते हैं। जो किसी को आज्ञा देकर के बुलाया जाता हो, गीत है। इसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है, अर्थात बादलों को पुकारा है, यानी कवि ने क्या किया है, बादलों को पुकारने का प्रयत्न किया है। ठीक है, यहां पर यह बात क्लियर हो गई, किसको बुला रहे हैं कवि बुला रहे हैं उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को। आगे देखते हैं। इसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया, अर्थात बादलों को पुकारा है। कवि ने बादलों को पुनर्जागरण व क्रांति का अग्रदूत कहा है। पुनर्जागरण यानी कि फिर से जाग जाना, क्रांति का अग्रदूत यानी कि लोगों में चेतना उत्पन्न करने वाला। किसी भी परिवर्तन के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता होती है। अगर आप समाज में, राष्ट्र में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी कि स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, एक नई चेतना जागृत करना चाहते हैं, लोगों की चेतना को स्पंदित करना चाहते हैं, तो ऐसे में आवश्यकता होती है क्रांति की, यानी कि नई चेतना को जगाने के लिए जो शोर मचाया जाता है, जो उद्यम किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रांति। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार की भावना से युक्त है हमारी ये कविता। आगे देखिएगा, यहां पर लिखा है, इसी कारण गर्मी से परेशान वातावरण में बदलाव के लिए बादल परिवर्तन की क्रांति बनकर गरजते बरसते हैं तो मौसम सुहावना होता है और गर्मी से व्याकुल प्राणियों को राहत भी मिलती है। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसे कि अभी शुरू होने वाली है। भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके कारण लोग व्याकुल है, व्यथित हैं। उनके व्यथित और व्याकुल मन को शांति देने के लिए वर्षा का होना बड़ा आवश्यक है। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से बादलों को बुलावा भेज रहे हैं कि वो आए और बरसें। आगे देखिए, इस तरह बादल क्रांति द्वारा परिवर्तन ला करके, बादल क्रांति कैसे करेंगे, बादल बरस करके क्रांति करेंगे और समुची प्रकृति जो तप्त है सूर्य के प्रकाश से, उसको क्या करेंगे, शीतलता का अनुभव कराएंगे, उसे शीतल करेंगे। इसीलिए बादलों का आह्वान कवि कर रहे हैं। इसमें नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन हो, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरे, लोगों की सोई हुई चेतना जागृत हो। इस कविता के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की गई है कि समाज में भी क्रांति होनी चाहिए, बड़े बदलाव होने चाहिए। उसके लिए क्या हो, लोगों के विचारों में क्रांति आनी चाहिए, नई चेतना आनी चाहिए, नया उत्साह आना चाहिए। इस प्रकार से कवि क्या कर रहे हैं, इस कविता के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने समाज में भी परिवर्तन करने हैं और उसके लिए क्रांति की आवश्यकता है। वो किसको बुला रहे हैं, वो बादलों को बुला रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कवि किसको बुला रहे हैं, समाज के मूर्धन्य मनुष्यों को बुला रहे हैं। आगे देखते हैं। दूसरी कविता जो हमारी दी हुई है वो है अट नहीं रही है। इसका ही पाठ प्रवेश देख लेते हैं, किस विषय में चर्चा की गई है। यहाँ पर अट नहीं रही है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है, बिल्कुल ठीक है। ये फागुन के उन्माद को प्रकट करती है। फागुन का जो महीना होता है उसमें जो उन्माद यानी जो मस्ती और आनंद का अनुभव होता है, उत्साह उल्लास का जो अनुभव होता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है।
कवि फागुन की तरह फैली सुंदरता को अनेक तरीकों से अनुभव कर रहे हैं, यानी फागुन का महीना जैसे ही लगता है उससे प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका अनुभव जो लेखक को हुआ उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि अपनी कविता में कहते हैं, जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इस कविता के माध्यम से क्या कहने का प्रयत्न किया कवि ने? कवि कह रहे हैं कि जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है तो ऋतु कोई सी भी हो, मौसम कोई सा भी हो, उसके मन को फागुन जैसे आनंद का ही अनुभव होता है। कवि के द्वारा सुंदर शब्दों के चुनाव एवं लय के कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। यानी कवि ने जो कविता लिखी है और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, जो लयबद्ध तरीके से लिखी गई है, उसने कविता को और सौंदर्य प्रदान किया और उसके अंदर ललितता यानी विभिन्नता को ला करके समाहित कर दिया है। तो एक सुंदर कविता है जिसका नाम है अट नहीं रही है। बड़ी छोटी सी कविता है, बहुत साधारण से शब्दों में लिखी गई है, अच्छी कविता है। चलिए देखते हैं आगे। हम आगे चले उससे पहले प्रश्न नंबर 1 एमसीक्यू बेस्ड आया है, जिसमें लिखा है उत्साह कविता किस शैली में लिखी गई है। यानी कि जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, हमारी प्रथम कविता जिसका नाम है उत्साह, वो किस शैली में लिखी गई है, यानी वो किस पैटर्न में लिखी गई है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आह्वान का गीत है, नंबर 2 दुख का गीत है, नंबर 3 मधुर गीत है, अथवा इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। पहले हम बात करेंगे, कविता को पढ़ेंगे हम लोग और फिर उसके भावार्थ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं, बादल गरजो घेर घेर, कवि ने क्या बोला है? बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी कि वो बार बार बादलों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि वो जोर से वर्षा करें, जिससे क्या हो, पृथ्वी जो है हरितिमा से आच्छादित हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता में जो टिपिकल वर्ड्स हैं 2-4 ही हैं, उनका शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से आप भी कविता में जहां पर ये टिपिकल वर्ड्स आए हैं वहां पर उनका अर्थ लिख लीजिए। इससे फायदा ये होगा, जब भी आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो टिपिकल वर्ड्स के अर्थ आपके सामने होंगे और आपकी भाषा बनती चली जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, घेर घेर शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब होता है पूरा घेर लेना, यानी पूरी तरीके से ढक लेना। उसके बाद दूसरा वर्ड है घोर, घोर का मतलब होता है भयंकर। धाराधर का मतलब होता है बादल, बादल को हम धाराधर कहते हैं, जो कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ललित ललित, इसका मतलब होता है सुंदर सुंदर। ये टिपिकल कुछ वर्ड्स है, इनका मीनिंग आप लिख लेंगे, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, शब्दार्थ वाले कॉलम में आप देख लीजिएगा। अब हम इसके भावार्थ पर बात करते हैं। उत्साह कविता में कवि कहते हैं कि बादल तुम गर्जना करते हुए आओ। ये पहली लाइन, क्या लिखा? बादल गरजो, कैसे? घेर घेर, घोर गगन धाराधर हो, ए बादल घोर तरीके से यानी भयंकर तरीके से वर्षा करो, संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ, अरे बादल तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो। यानी यहाँ पर क्या लिखा? बाल कल्पना कैसे काले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। कवि क्या कह रहे हैं? तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। लाइन लिखी हुई यहाँ पर, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन पाले। जिस प्रकार से कवि के मन में एक नया विचार प्रकट होता है, तड़ित अर्थात दामिनी के रूप में, बिजली के रूप में, उसी प्रकार से तुम गरजो बरसो और बिजली की तरह कड़को। आगे लिखा है, नव जीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता। जब भी कवि नई कविता लिखता है तो उसके अंदर क्या होती है? विचारों की एक कठोरता होती है और शब्दों का लालित्य होता है, सौमनस्यता होती है। तो वो क्या है? कविता का विशेष गुण होता है। इसी प्रकार से इसी को लक्ष्य करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे अंदर कठोरता भी है और शीतल जल भी है, तो तुम धुआंधार वर्षा करो, यानी कि तेज गति से वर्षा करो। आगे देखिए, तुम अपनी भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। जब बादल जोर से गरजता है तो सोते हुए लोग भी जाग जाते हैं, एकदम जागृत हो जाते हैं। इसी प्रकार से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे बादल, तुम जोर से बरसो और जब तुम बरसो तो इतनी जोर से ध्वनि करो कि पूरा संसार जग जाए, क्रांति उत्पन्न हो जाए। आगे, इस प्रकार कवि बादल से गरजने का आह्वान करता है। यानी कि कवि कहते हैं, हे बादल तुम गरजो, क्योंकि जब तुम गरजोगे तो प्रकृति में परिवर्तन होगा, चारों ओर हरियाली आ जाएगी और सुंदर सुहावना मौसम हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन आ जाएगा प्रकृति के अंदर।
तो इस प्रकार से कविता का एक सुंदर विश्लेषण यहाँ पर रखा हुआ है और आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा गया है। कविता का अर्थ अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी। अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूं मेरी भाषा बदली हुई है, कोई तीसरा पढ़ेगा तो उसकी भाषा अलग होगी। तो कविता में थोड़ा सा अर्थों का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है और हो जाता है, ये एक्सेप्टेबल होता है। बिल्कुल वैसे का वैसा अर्थ कोई भी नहीं लिख पाता है, लेकिन हाँ जो मुद्दा है यानी जो कंटेंट है वो वही का वही रहना चाहिए। आप उसके आसपास घूमिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखें। तो हम लोगों ने ये वाला पैराग्राफ देखा, अब इसके आगे देखते हैं कवि ने क्या दिया हुआ है। उसमें हम चले आगे, अगला नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखें उससे पहले क्वेश्चन आ गया, उत्साह कविता में धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अभी मैंने इस पर चर्चा की और शब्दार्थ में भी इसका अर्थ बताया है कि धाराधर शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर देखिए, बादलों के लिए, धरती के लिए, पेड़ों के लिए और मिट्टी के लिए। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें जो भी करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे फायदा ये होता है प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज बीच बीच में पूछने से आपको मालूम पड़ जाता है कि किसी भी पैराग्राफ का हाईलाइट किया है, दूसरा हमें क्या क्या चीजें याद रह गई हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे देखते हैं, उसी कविता का अगला भाग दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है भैया। विकल विकल उन्मंथे उन्मन, ठीक है, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी पुनः कवि आह्वान कर रहे हैं बादलों का कि हे बादल आप गरजिए। इसके शब्दार्थ मैंने दिए हुए हैं जो कि आपको अपने बुक में लिख लेने हैं। यहाँ पर पहला लिखा है तप्त धरा यानी तपती हुई धरती, यानी बहुत ही जब गर्मी पड़ती है तो धरती तपती है, उसी की बात की गई है। विकल शब्द दिया है, विकल का मतलब होता है व्याकुल होना, व्यथित होना, परेशान होना। उन्मन, उन्मन का मतलब होता है उदास, ये शब्द दिया हुआ उन्मन, यहाँ पर आप लिख लो उदास अपनी बुक में, ये लिख दिया हमने उदास। अब जब भी मैं ये कविता पढ़ूंगा तो इसका अर्थ मेरे सामने होगा और मेरी भाषा बनती चली जाएगी। आगे लिखा है निदाग यानी गर्मी और ताप, अत्यधिक गर्मी, तपना, गर्मी तपना, इस प्रकार से शब्द दिए हुए हैं। अब इसके भावार्थ की चर्चा करते हैं। भावार्थ में कवि कहते हैं, कवि बादलों से कहते हैं कि सांसारिक प्राणी गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे हैं, यानी कि आप और हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। ठीक है, आगे मौसम के परिवर्तन से चारों ओर व्याकुलता व्याप्त है। अब चूंकि मौसम बदल रहा है, वर्षा हुई, फिर थोड़ी सी शिशिर ऋतु आई यानी कि ठंड आई, उसके बाद में अब ये गर्मी का दौर शुरू हो गया। तो ये जो मौसम परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे, उससे सारा समाज जो है, संसार जो है व्यथित है, परेशान है और व्याकुल हो रहा है। हे बादल तुम्हारा आगमन किसी अनजान दिशा की ओर से हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ ये देखिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, यानी किसी अज्ञात दिशा से बादल आए हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह धरती गर्मी से तपने के कारण व्याकुल है, तप्त धरा जल से फिर, यानी धरती तप रही है और बादल आए हैं किसी अनजान दिशा से। आगे देखिए, अतः तुम जल वर्षण करके इसे शीतल कर दो, हे बादल तुम खूब गर्जना करो। यानी कि कवि क्या कहते हैं, तप्त धरा धरती तप रही है, जल से फिर, हे बादलों अपने जल से फिर क्या करो, शीतल कर दो क्या, धरती को, और बादल गरजो, हे बादल तुम बहुत जोर से गरजो और तपती हुई धरा को क्या कर दो, शीतल कर दो। ऐसी भावना के साथ कवि बादलों का आह्वान कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर और सटीक व्याख्या करने की कोशिश की है मैंने प्यारे बच्चों, और बिल्कुल साधारण शब्दों में। कुछ टिपिकल वर्ड्स भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से हमें भाषा को टिपिकल नहीं करना है, हमें साधारण भाषा में लिखना है जिससे कि पढ़ने वाले को अर्थ समझ में आ जाए। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि हिंदी साहित्य के ये मोटे मोटे अक्षर यानी भयंकर भीषण शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे भाषा भी बिगड़ जाती है, मात्राओं की भी गलती आती है और फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमें इससे बचना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आया है, संसार के सभी लोग क्यों व्याकुल एवं परेशान हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन देखिए, तर्ज वर्षा के कारण, भयंकर गर्मी के कारण, कवि की कविताओं के कारण या बादलों के कारण। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, संसार के सभी लोग व्याकुल एवं परेशान क्यों हैं, वर्षा के कारण, भयंकर गर्मी के कारण, कवि की कविताओं के कारण या बादल के कारण। इसका राइट ऑप्शन आपको चूज करना है और अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी दूसरी कविता की ओर, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, इसी का एक भाग है। उसका नाम है अट नहीं रही है। देखते हैं क्या है ये। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। कितनी सुंदर कविता है। शब्दार्थ देख लीजिए, यह अट शब्द का मतलब है बाधा, इसका अर्थ होता है बाधा। सट शब्द दिया हुआ है, सट शब्द का अर्थ है समाना,
और उसके बाद दिया है पाट पाट, इसका मतलब होता है जगह जगह। ठीक है, ये शब्द इसके अंदर दिए हुए हैं, कविता में आपको दिए गए स्थानों पर इसका अर्थ लिख लेना है। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। तो कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया कविता के माध्यम से? कवि कहते हैं इस कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। देखिए पहली लाइन, अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। क्या? आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी फागुन की जो विशेषता है, जो सौंदर्य है, वो किसी में समा नहीं पा रहा है। इतना अद्भुत सौंदर्य है फागुन का। आगे देखिएगा, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। आगे देखना, इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। यानी फागुन के समय में जो सुंदर पुष्प खिले हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रकृति को सुगंधित कर दे रहे हैं, सांसों में एक प्रकार की खुशबू को भर दे रहे हैं। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और आकाश में उड़ना चाहता है। यानी फागुन की ऋतु में क्या होता है? जो पुष्प खिलते हैं उनकी सुगंध वातावरण में फैल जाती है, लोगों की श्वास के अंदर यानी सांसों में भी वो समा जाती है और घरों में भी छा जाती है। इतना सुंदर मौसम होता है फागुन का, कवि ऐसा कहना चाहते हैं। इस वातावरण में, आगे कवि ने बोला, इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, यानी पक्षी भी मस्त हो जाते हैं, वो भी आनंद से भर जाते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सबसे आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता। यहाँ पर लिखा कवि ने, पर कर देते हो। पर कर देते हो यानी कि पक्षी पर फैला करके उड़ना लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? ऐसे सुंदर दृश्यों को देख करके आंख हटाता हूं, हट नहीं रही है, यानी कि मैं अपनी आंखों को इस दृश्य से दूर करना चाहता हूं, फिर भी ये दृश्य मेरी आंखों से हट नहीं रहा है। इतना सुंदर वर्णन किया है फागुन ऋतु का, किसने? कवि ने। और बताया है कि फागुन का सौंदर्य कैसा होता है, प्रकृति में क्या परिवर्तन आते हैं, उससे लोगों के मन में क्या परिवर्तन आता है, जीव जंतु और पक्षियों के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इस प्रकार की व्याख्या की गई है। इसी का अगला अंश देखते हैं। आगे प्रस्तुत कविता का अगला अंश देखिएगा, पत्तों से लदी डाल। देखिएगा, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभाश्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। सुंदर कविता। शब्दार्थ दिए हुए, शोभाश्री का अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर और पट का अर्थ होता है समाना, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए, इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। कवि कह रहे हैं जो डालियां हैं, वृक्षों की जो डालियां हैं वो लाल पत्तों से और हरे पत्तों से लदी हुई हैं, यानी कि भरपूर उनके ऊपर पत्ते आ गए हैं। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुंदर सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। कवि कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूं कि वृक्षों में खूब सारे पत्ते लगे हुए हैं, कहीं लाल तो कहीं हरे, तो उनको देख करके ऐसा अनुभव होता है जैसे ये वृक्ष, ये प्रकृति फागुन के गले में सुंदर पुष्पों का हार पहना रही है। आगे देखिए, इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं रहा है। यानी कवि क्या कहते हैं अगली पंक्ति में? पाट पाट, यानी कि जगह जगह हर जगह पर शोभाश्री यानी कि सौंदर्य फैला हुआ है, पट नहीं रही है, और वो जो सौंदर्य है वो हमारी आंखों में समा नहीं रहा है। तो कवि ने यहाँ पर क्या किया है? कवि ने फागुन ऋतु का सुंदर वर्णन किया और उन्होंने बताया कि प्रकृति में क्या परिवर्तन है, लोगों के मन मानस में क्या परिवर्तन है, और ये ऋतु मनुष्यों को, जीव जंतुओं और पक्षियों को किस प्रकार से आनंद की अनुभूति कराती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सरल सटीक भाषा में विश्लेषण किया गया है, व्याख्या की गई है इसकी। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे बहुत ध्यान से सुने, इसमें कोई टिपिकल वर्ड्स भी नहीं है, 2-3 टिपिकल वर्ड्स है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया और वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए हुए हैं। तो आप ध्यान से इसे सुनने समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है और एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगला स्लॉट क्या है। अगले स्लॉट पर हम जाए उससे पहले क्वेश्चन यहां पर आ गया है। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया, यानी कौन से महीने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हमने कौन से महीने का सौंदर्य के बारे में बात की है। तो एग्जाम्पल दिया है चैत्र मास का, सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट चैत्र मास का, सावन मास का, फागुन मास का या पौष मास का, यानी ये जो 4 महीने, इनमें से कौन से महीने के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो भी आपको मालूम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि आपको याद रहे कौन कौन सी चीजें कविता में हम लोगों ने पढ़ ली है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला स्लॉट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले स्लॉट से पहले एक और क्वेश्चन आ गया, देखिएगा जरा, कवि का मन कहां से आंख हटाने का नहीं कर रहा है, यानी कवि कौन से दृश्य को कंटिन्यू देख रहा है, उसकी आंखें हट नहीं रही हैं, इस पर भी हमने बात की थी। फर्स्ट ऑप्शन है हरे भरे पेड़ पौधों से, रंग बिरंगी फूल पत्तों से, प्राकृतिक सुंदरता से, या उपरोक्त सभी से।
करेक्ट आंसर को आप टिक मार्क करेंगे और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला स्लॉट आया है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर, यानी हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं हम उन प्रश्नों में से कुछ रैंडम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? सामान्यतः कहा जाता है बादल बरसो रिमझिम बरसो, लेकिन यहां पर तो गरजने की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों? आंसर देखिएगा, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। क्रांति का सूत्रधार यानी कि जिनके आने के बाद कुछ परिवर्तन आता हो। जब बादल आते हैं घिर करके बरसते हैं तो प्रकृति में परिवर्तन आता है। निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वह अपने विचारों व अपनी कविता के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। ये जो मैंने 2.5 लाइन बोली है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ये ध्यान रखिएगा। क्या? एक तो ये क्रांतिकारी कवि है, दूसरा वो अपनी कविताओं व विचारों से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, यानी कि परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों की चेतना को जागृत करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विद्रोह का प्रतीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। गरजना शब्द का अर्थ क्या है, या ये किसका प्रतीक है, या कविता में इसका प्रयोग क्यों हुआ है, ये किसे, इसका आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से। तो यहां पर दिया है गरजना शब्द का अर्थ है क्रांति, बदलाव और विद्रोह का प्रतीक है ये गरजना शब्द। ठीक है, आगे देखिए, कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है, यानी कवि ने क्या कहा है कि जब बादल गरजते हैं और बरसते हैं तो एक नूतन विद्रोह होता है, यानी कि एक बड़ा परिवर्तन होता है प्रकृति के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? आंसर देखते हैं, बादल भयंकर गर्जना के साथ जब बरसते हैं तो धरती के सभी प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, लोगों का मन एक बार फिर से नए जोश व उत्साह से भर जाता है। कवि भी बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का संचार करना चाहते हैं और समाज में एक नई क्रांति लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। साथ ही एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर कवि लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना चाहते हैं। कवि के 2 उद्देश्य हैं, क्या? इस क्रांति के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से वो समाज में जागृति लाना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों को जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर नए उत्साह का, नए जोश का संचार करना चाहते हैं, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह कहां तक सार्थक है? अपने शब्दों में लिखिए, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। जब आपसे कहा जाता है अपने शब्दों में लिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मन से आंसर बना लें, नहीं, हमें कविता का ही रेफरेंस लेना होता है। राइटर ने जो बात कही होती है उसी को हमें उसके अंदर लिखना होता है। अगर 5 लाइन का आंसर है तो उसमें से 3 लाइनें लेखक की, कवि की होंगी और 2 लाइनें हमारे मन से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से अपने मन से लिखने का प्रयत्न मत करना, अदरवाइज कंटेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि बात पूछी कुछ गई और आप बता कुछ रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यानी कवि जो सौंदर्य देख रहा है फागुन का, उसकी आंखें क्यों नहीं हट रही हैं? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है क्योंकि फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर होता है। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन की विशेषता 1 नंबर का एमसीक्यू बन गया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ों की डालियां पत्तों से लदी हुई हैं, पेड़ों पर फूल आ जाने से कहीं हरे और कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने इस महीने के हृदय पर फूलों की माला पहना दी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फूलों की खुशबू से पूरे वातावरण महकने लगता है, यानी कि पूरे वातावरण में खुशबू फैल जाती है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, यानी कि खोई हुई हैं, है ना, मंत्रमुग्ध हो गई, उसमें खो गई हैं। उससे हटाने में वो नहीं हटा पा, यानी कि वो आंखें हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी आंखें हटती नहीं है, क्योंकि फागुन का महीना बहुत सौंदर्य से भरा हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल साधारण भाषा में लिखे गए क्वेश्चन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। अभी बोल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या लिखा है? इन कविताओं के आधार पर, 2 कविताएं जो हमने पढ़ी इनके आधार पर लेखक का काव्य शिल्प पूछा गया है, यानी वो जो लिखते हैं किस पैटर्न में लिखते हैं, है ना। देखिएगा आंसर, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। यह छायावाद के अनुरूप प्रकृति का चित्रण करते हैं और प्रकृति में व्याप्त निर्जीव वस्तुओं को एक सजीव वस्तु के रूप में दिखाते हैं। इसके लिए हिंदी में प्रयोग किया जाता है मानवीकरण अलंकार, यानी जो वस्तुएं निर्जीव है उनका वर्णन ऐसा किया जाता है जैसे कि वो सजीव हो। इस प्रकार का वर्णन करने में इनका स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है इनका, यानी कि इनके ये सिद्ध हस्त हैं। आगे देखिए, इनकी कविता उत्साह इनके समाज के प्रति गहन चिंतन बादलों के मानवीकरण को प्रदर्शित करती है। वहीं दूसरी कविता अट नहीं रही है में फागुन मास के समय में आए परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है एवं फागुन को एक उत्सुक मनुष्य के रूप में प्रदर्शित करती है जो इधर उधर विचरण करना चाहता है। दोनों कविताओं का बता दिया है क्या, उत्साह कविता के अंदर समाज में जागृति लाना और फागुन के माध्यम से लोगों के मन के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से हमारा मन बार बार बदलता रहता है, ठीक है, हमारे मन में नए नए विचार आते रहते हैं, परिवर्तनशील है हमारा मन। इसी प्रकार से जैसे ही फागुन आता है तो फागुन क्या करता है, एक उत्सुक मनुष्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि इसको फागुन को मनुष्य को जानने के लिए, कुछ देखने के लिए प्रकृति की ओर आकर्षित होता है और इधर उधर विचरण करना चाहता है, यानी घूमना फिरना चाहता है, बदलाव करना चाहता है। इनकी कविताओं में प्रवाहमयता और अलंकार योजना अच्छी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इनकी विशेषता है। क्या, कविता में एक तो प्रवाह है यानी फ्लो में लिखी गई है, लयबद्ध तरीके से गाई भी जा सकती है। दूसरा, अलंकारों की योजना जो यानी जिस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो भी बहुत सटीक है। इनकी कविता समाज में नई चेतना जगाने का प्रयास करती है, यानी लोगों को नई प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है। भाषा सरल, सहज, सुबोध यानी आसानी से समझ में आने वाली और प्रवाहमयी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। कौन सी, इनकी भाषा सरल है, सहज है, सुबोध यानी आसानी से समझ में आने वाली है और प्रवाहमयी है, यानी कि एक फ्लो है कविता के अंदर, एक लय है, एक ताल है जो कि उनके कविता को सौंदर्य प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला स्लॉट क्या है हमारा। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ रैंडमली क्वेश्चंस हमने लिए हैं। हम उनकी भाषा देखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया और किस प्रकार से सरल और सटीक भाषा में उसका आंसर लिख सकते हैं जिससे कि हमारे अच्छे नंबर आ सके। चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कवि वसंत ऋतु से क्यों कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें तुमसे हट ही नहीं रही हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। जब वसंत ऋतु में कवि को ऐसा लगता है कि मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। कवि कहते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम फागुन यानी कि फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। ये सब लाइनें ध्यान से सुनना, तब इसका आंसर बनेगा। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें तुमसे हट नहीं रही हैं। तीन बातें कही गई आंसर के अंदर। पहली क्या कही गई है, पहला कहा है कि फागुन खुद सांस ले रहा है, ऐसा कवि को अनुभव होता है, इसलिए उनकी आंखें फागुन से हट नहीं रही हैं, उसके सौंदर्य से हट नहीं रही हैं। दूसरी बात कही है, कभी कभी ऐसा एहसास होता है जैसे कि फागुन आसमान में पंख लगा करके फड़फड़ा रहा हो या उड़ रहा हो। फागुन पंख लगा करके उड़ रहा है या अपने पर फड़फड़ा रहा है, इसलिए भी उनकी आंखें फागुन से हट नहीं रही हैं। अंतिम पंक्ति में वो बोलते हैं कि मैं पूर्णतया फागुन की ऋतु से सुंदरता पर मैं मोहित हो गया हूं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई मैं आंखें तो हटाना चाहता हूं प्रकृति के सौंदर्य से, लेकिन फागुन का महीना प्रकृति में इतने अद्भुत परिवर्तन ला देता है कि मैं अपनी आंखें उन पर से हटा ही नहीं पाता हूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कवि वसंत ऋतु से क्यों कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें तुमसे हट नहीं रही हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि बादलों से क्या निवेदन कर रहे हैं। ये भी हमने पढ़ा था व्याख्या के अंतर्गत। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन कर रहे हैं। पहली बात, वे बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना अर्थात जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, अर्थात इस पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि अभी धरती तप रही है, भयंकर गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे में बादलों को बुलाकर कहते हैं, हे बादलों, तुम आओ और जोरदार गर्जना करो, जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि ये समय धीरे धीरे रिमझिम का नहीं है बल्कि गरजने का और जोरदार तरीके से बरसने का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्साह कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्साह कविता में कवि कहते हैं कि हे बादलों,
तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जगा दो, उनके अंदर एक नया उत्साह और जोश भर दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे टिक मार्क कर लेना। उत्साह कविता का भावार्थ पर बात कर रहे हैं हम लोग। कवि बादलों को कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि कोपले फूटने लगती है, जो सूखे हुए पेड़ हैं उनमें भी जान आने लगती है, चारों ओर हरियाली फैल जाती है। वर्षा जल से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, धरती हरी भरी होना शुरू हो जाती है। अत्यधिक गर्मी से परेशान लोग जब धरती पर वर्षा हो जाने के बाद भीषण गर्मी से राहत पाते हैं, यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो लोग व्याकुल होते हैं, व्यथित होते हैं, वर्षा हो जाने के बाद उनके मन में शांति का अनुभव होता है। मन फिर से नए उत्साह व उमंग से उनका भर जाता है। अतः कवि बादलों से निवेदन कर रहे हैं कि वह जोरदार बरसात कर धरती को ठंडक दे और लोगों में नया उत्साह भर दे। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि भाई बादल बरसो और जोर से गरजो और बरस जाओ। ठीक है, तो उत्साह कविता जो हमने पढ़ी ये उसका भावार्थ था, या हम कहे सार संक्षेप था। ठीक है, या उद्देश्य था उत्साह कविता का जो कवि ने लिखी है, उत्साह कविता ये उसका उद्देश्य था। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारी जो कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। दो कविताएं जो कि लिखी है सुमित्रा नंदन पंत निराला ने, उनका विश्लेषण हम लोगों ने किया और 4 मुद्दों पर हमने बात की। विषय वस्तु पर यानी कि कंटेंट पर हम लोगों ने बात की। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर मैंने आपसे बीच में पूछे हैं और आप इनका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर नहीं आता है तो कविता को एक बार फिर से सुने और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर इनका आंसर लिखें, जिससे कि आपको मालूम पड़े कविता की कौन कौन सी चीजें आपको याद रह गई हैं। इसके बाद हमने बात करी है अभ्यास प्रश्नोत्तर पर, हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा करी, और सबसे महत्वपूर्ण हमने अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा की जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, कविता के अर्थ को अच्छे से समझें और इसका लाभ लें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।